राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण को संबोधित करेंगे। आप बोलेंगे क्या, इस पर नजर बनी रहेगी। 2019 के चुनावी घमासान को लेकर सियासी उथल पुथल मची हुई है, सियासी बिसात बिछ रही है। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और रुपए की गिरती कीमतों का बड़ा मुद्दा बनाकर कल यानी सोमवार को भारत बंद का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। इस बीच आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और आखिरी दिन विजन 2022 के नाम से एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि 2022 तक देश से जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। प्रस्ताव में एनआरसी का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं, लिहाजा कार्रवाई होगी और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कल कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का एजेंडा मेक इन इंडिया का है, जबकि विपक्ष का एजेंडा ब्रेक इन इंडिया का। आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, इसे पास किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मूल मुद्दा यह है कि एक नए भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया और 4 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि नए भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में भारत ने बहुत तरक्की की है, समाज ने भी साथ दिया है और इसलिए पूरा विश्वास इस प्रस्ताव में जताया है कि नया भारत साकार होके ही रहेगा। और कैसा है नया भारत? गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, आतंकवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त, संप्रदायवाद से मुक्त। ऐसा एक नया भारत 2022 तक स्थापित होगा, इसका आज विश्वास इस प्रस्ताव में प्रमुखता से किया गया है। ये विश्वास राष्ट्रीय कार्य समिति ने व्यक्त किया है कि नए भारत का संकल्प पूरा होगा, 2022 तक संकल्प पूरा होगा। बीजेपी मिशन 2022 के जरिए 2019 को साधने में जुटी है और उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण को संबोधित करेंगे। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ वो बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपनी तैयारी पुख्ता की है। कांग्रेस का कल बड़ा इवेंट भारत बंद, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सोनिया गांधी के घर पर पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक है अब से थोड़ी देर बाद करीब 5 बजे के आसपास, जिसमें कल के भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हम लोग जो ये बंद का काम हम लोगों ने जो बंद का जो आह्वान किया है, मुख्यतः सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया है, ताकि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके, ताकि रुपए को मजबूत किया जा सके, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। अगर रुपए की कीमत डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ये 72 रुपए से भी नीचे क्रॉस कर गया। तो जो मोदी जी कहते थे कि 60 रुपए के ऊपर डॉलर आते ही वो कहते थे कि आईसीयू में रुपया पहुंच गया है, तो अब जो है 72 रुपए डॉलर पे पहुंचने के बाद में वो रुपए की हालत क्या हो गई है, इस चीज को कौन बताएगा। हम लोग जो हैं, तमाम जितनी भी अपनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं और हमें खुशी है कि लगभग कांग्रेस को मिलाकर के टोटल कुल 21 पार्टीज हैं जो कि इस बंद के अंदर, देश भर के अंदर शामिल होने के लिए जिन लोगों ने सहमति जताई है। और हम सभी विपक्षी पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि इस बंद के अंदर शामिल हों और इस बंद के अंदर कांग्रेस का समर्थन दें, इस बंद के अंदर शामिल हों। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल देश में हैं नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर है, लिहाजा कमान कल को सफल बनाने की वो है सोनिया गांधी के पास और इसको लेकर बैठक है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, परिचय करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा और साथ ही जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे उसके बाद हम आपको लेकर भी वहां पर चलेंगे। राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में है। विवेक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, और साथ ही ब्रजेश पांडे हमारे सीनियर एडिटर, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हो रहा है इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश, मैं आपके पास आता हूं। 2022 को लेकर एक रिजोल्यूशन पेश किया गया है, मिशन 2022 कहा गया है, लेकिन असल मकसद है 2019 को साधना। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो इसी की झलक उनके भाषण में मिलेगी। नरेंद्र मोदी जो भी बोलेंगे उसी मैसेज को आगे उनके कार्यकर्ता, उनके नेता और उनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अब वो कार्यकर्ताओं तक लेके जाएंगे और
एक तरह से एकदम साफ है जो राजनीतिक रेजोल्यूशन है, और जैसा कल बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, इससे एक चीज साफ है कि भाजपा 2019 चुनाव में बहुत ही एग्रेसिवली उतरेगी और ऐसे तमाम मुद्दे जिनको भाजपा एक लंबे समय से मुद्दा मानते आ रही, जैसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, चाहे वो अर्बन नक्सल का मुद्दा हो, जिस पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पीठ थपथपाई, या एनआरसी का मुद्दा हो, इस पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पे भी हमला बोलते हुए कहा है कि उनके पास न कोई नेता है और न कोई नीति है। तो इससे एकदम साफ है कि भाजपा को यह लगता है और भाजपा का यह मानना है कि यदि सब कुछ उनके मुफीद रहा तो 2019 में वो 2014 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत लेके आएंगे। और पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस प्रकार से वो मतलब बाकी सारे चीजों को अपने फेवर में लामबंद करने की कोशिश करे, उससे साफ लगता है कि भाजपा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि 2019 की जीत 2014 से बड़ी होगी। चलिए ब्रिजेश, हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच राजीव त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास ही आता हूं। आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। साफ तौर पर कहा गया है विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है, ना रणनीति है। आप लोगों के पास क्या है? देखिए, 2014 के बाद ही देश में नेता पैदा हुए, नीति हुई, नीयत हुई। उससे पहले ना तो देश में नेता थे। सन 47 से लेकर के सन 2014 तक कोई नेता पे देश में पैदा नहीं हुआ। सिर्फ 14 के बाद ही कुछ नेता पैदा हुए हैं देश में। जी, 2014 के पहले नहीं, अब तो 2019 चुनाव सामने है। त्यागी जी, बात कर ले, मैं उस पर भी आ रहा। हाँ, देखिए, 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। 1999 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब नेता थे और प्रधानमंत्री थे देश के, तब फीलवुड फैक्टर था और इंडिया शाइनिंग हुआ करता था। 2004 में भी कांग्रेस पार्टी ने किसी को भी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत करके 10 साल शासन में रही और लोगों की सेवा करने का कार्य किया। 2019 में जो चुनाव होंगे माय डियर फ्रेंड, वो निश्चित रूप से मुद्दों पे चुनाव होंगे। हमारा हर वो व्यक्ति नेता है जो किसान जिसको एमएसपी मिलनी चाहिए थी, वो हमारे नेता हैं। त्यागी जी, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, वो हमारे नेता हैं। जा रही है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोदी के मुकाबले आपके पास चेहरा कौन होगा? मैं अभी जो आपको पांडे जी बता रहा था उसी बारे में बता रहा था, आपने बीच में टोक दिया। हर वो आम आदमी हमारा नेता है जो मोदी सरकार के झूठे वादों से परेशान है। हर वो व्यक्ति हमारा नेता है जो पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान है। हर वो व्यक्ति हमारा नेता है जो राफेल डील में कमीशन खाए जाने के बाद परेशान है। हर वो व्यक्ति हमारा नेता है जो किसान बिरादरी से है। हर वो नौजवान हमारा नेता है जिसको रोजगार मिलना चाहिए था। हर वो महिला हमारी नेता है जो महंगाई की मार झेल रही है। हर वो महिला हमारी नेता है जो बलात्कार और अन्य अपराधों से पीड़ित हो गई है। हम निश्चित रूप से आम आदमी को सेंट्रिक रख के, नौजवान और किसान को सेंट्रिक रख के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मान लीजिए जीत गए, अरे जीत गए तो एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी ना त्यागी जी। जीत गए तो एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो चेहरा कौन होगा? लास्ट सेंटेंस मैंने कहा कि जीतने के पश्चात जब हमारी संसदीय दल की बैठक होगी वो अपना नेता चुनेगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं जो सत्य पे चलते हैं, जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, जो नफरत से बहुत दूर हैं, जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो किसान के साथ खड़े हैं, जो नौजवान के साथ खड़े हैं, जो छोटे व्यापारी के साथ खड़े हैं, जो महिलाओं के साथ खड़े हैं और वो देश के आम नागरिक के साथ खड़े हैं जिस नागरिक को 2014 से लेकर आज तक न्याय नहीं मिला। मतलब यह साफ है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। कांग्रेस चुनाव जीती है, गठबंधन चुनाव जीता है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दोनों तरफ ही गठबंधन है। सन 89 के बाद से अभी तक देश में गठबंधनों का दौर है और 2019 में भी दोनों तरफ से गठबंधन होंगे। मोदी जी भी अपने गठबंधन पार्टनर तलाश रहे हैं। हालांकि टीडीपी उनसे छिटक के दूर जा चुकी है। शिवसेना ने ऐलान कर दिया हम साथ साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बात हमें आज 21 पार्टियों ने समर्थन दिया है भारत बंद के लिए, जो कल हम करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के एलाइज बढ़ते चले जा रहे हैं। आगामी 3 विधानसभाओं में जहां विधानसभा के चुनाव होंगे वहां भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हम
हम ऐसा चुनाव प्रचार चाहते हैं जिसमें मैनिफेस्टो आधारित चुनाव प्रचार हो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आज बहुत स्पष्ट पूछना चाहूंगा, जिस राम मंदिर का आप जिक्र करते थे, राम मंदिर पे वोट दिया करते थे। चलिए राजीव जी, त्यागी जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। चर्चा लंबी है, बीच में हम बीजेपी हेडक्वार्टर का भी रुख करते रहेंगे। राजीव जेटली जी हमारे पास है, ब्रेक एक लेंगे और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सेशन को संबोधित करेंगे। क्या कुछ बोलेंगे, हम उन पर नजर बनाकर रखे रहेंगे। फिलहाल सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जेटली जी का मैं सीधे रुख कर लेता हूं। राजीव जी, आप लोगों की ओर से कहा गया है कि विपक्ष के पास ना नेता है, ना रणनीति है, ना नीति है। काम आप लोगों ने इतना किया जितना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, तो सिर्फ एक चेहरे के नाम पर डंका क्यों पीटा जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि जैसे हमारे भाई राजीव जी ने कहा कि हमारा कौन कौन सा नेता है। इनका नेता गरीब है, इनका नेता किसान है, इनका नेता वो महिला है जो अपने हकों से वंचित है, इनका नेता वो किसान है जिसे उनको आज तक जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो मैं थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूं। लगभग 31% इस देश की जनता अब इनकी नेताओं की लिस्ट में से बाहर हो गई क्योंकि उनको अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं। लगभग 5-6 करोड़ महिलाएं जिन्हें सिलेंडर मिला वो अब इनकी उस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। 12 करोड़ लोग जिन्होंने अपना लोन लिया, मुद्रा, जिन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं करी थी कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वो भी इनकी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। मैं कह रहा हूं बहुत सारी, और लगभग 5 करोड़ गरीब जो अब गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं वो भी इनकी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। कम से कम इन्होंने इतनी बात तो कबूल करी कि राहुल गांधी जी को छोड़ के बाकी किसी को भी अपना नेता मान सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर कोई भी ऐसा पैरामीटर के चेहरे का डंका क्यों पीटना? मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी जी के ऊपर कोई भी ऐसा पैरामीटर फिट नहीं बैठता जिसके चलते इन्होंने कहा ये लोग हमारा नेतृत्व करते हैं। ना राहुल गांधी गरीब हैं, ना राहुल गांधी किसान हैं, ना राहुल गांधी को कभी गैस की जरूरत पड़ी, ना राहुल गांधी जी ने कभी लोन लिया। जब ये सारी बातें इनके नेतृत्व प्रदान करने के लिए इनके मापदंड है, तो उन सारी बातों में से राहुल गांधी जी बाहर हो जाते हैं। तो कम से कम एक बात कबूल करी कि राहुल गांधी को छोड़ के वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे कांग्रेस अपना नेता माने। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपसे कही कि जो नेतृत्व की लिस्ट में कटौती कांग्रेस को आज करनी पड़ी, जिसमें देश की लगभग 50% जनता आती है, वही 50% जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ अपना झुकाव रखती है। क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस जी की लिस्ट में से जो नाम कटे हैं वो नाम इसलिए कटे हैं क्योंकि गरीब को सिलेंडर मिला है, 18,000 गांवों में बिजली मिली है, 12 करोड़ लोगों को लोन मिला है। आप मानते हैं कि बीजेपी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है जनता के बीच में? देखिए, एक बात होती है, देखिए कांग्रेस की सर्वाइवल की वजह क्या रहती है? हम कहते हैं हमें गरीबी से नफरत है और कांग्रेस को गरीबी से प्यार है। यही फर्क है हमारे में और इनमें। हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, कांग्रेस गरीबी से प्यार करती है और गरीब दूर नहीं करना चाहती। गरीबी से प्यार करती है और गरीब को गरीब ही रखना चाहती है। ये फर्क है हमारे उसमें। मैंने आपको जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस की लिस्ट में से वोटर या नेता जिसे भी कहें वो लगभग 50% इनके आंकड़ों के हिसाब से तो कम हो चुका है। हमारे आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इस देश की जनता को एक मजबूत नेतृत्व पे विश्वास है। आंकड़ों के साथ तेल की कीमतें भी बढ़ रही है। मैं आपको ये बताता हूं, मैं आपको यही बात बताता हूं। भारत बंद। दूसरी बात इन्होंने बोली 1947 से लेकर क्या इस देश में कोई नेता पैदा नहीं हुआ? 1947 से देखिए विजन क्या रहा, नेतृत्व का विजन क्या रहा? जनसंख्या बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, झुग्गियां बढ़ी, लोगों के पास घर नहीं थे, ये सब कुछ बढ़ा। घटा क्या? आप मुझे ये आंकड़ा दीजिए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, हमने कहा कि हमारा मजबूत नेतृत्व, कांग्रेस के मापदंड जो नेतृत्व तय करने के लिए तय किए जाते हैं वो मापदंड। अच्छा, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? आप मुझसे मैं जवाब दे दूं एक। देखिए, हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी नीतियों के वाहक जो एक पदाधिकारी, एक मंत्रिमंडल, एक विधायक, एक पार्षद के रूप में उनके साथ चलते हैं और वो जनता जो उन्हें अपना पूरा मैंडेट देती है वो हमें एक मजबूत कड़ी प्रदान करता है, वही हमारे नेतृत्व को मजबूत करता है। अब दूसरी तरफ देखिए, राहुल जी ने एक्सेप्ट ही कर लिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को छोड़कर हम किसी को भी अपना नेता मान सकते हैं। ये इनकी अपनी भावना। चलिए मैं आपके पास आता हूं जेटली जी। अभी भी मेरे सवाल का सही जवाब नहीं मिला कि मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर चेहरे पर चुनाव होगा। मैं तो आपको बोल रहा हूं, ये हमने जो भी बात करी है मुद्दों पर करी है। अगर मुद्दों से अलग कीमतें ठीक है, मुद्दों से अलग हटके बात तेल की बढ़ती कीमतें ठीक है। मैंने आपसे कहा दिल्ली में पहली बार तेल 80 के पार गया। मैंने आपसे कहा टेम्परेरी फेस में तेल की बढ़ी हुई कीमत के बावजूद हमारी काला धन वापस आया। मैं एक मिनट पूरी कर दूं। महंगाई दर 5% से ऊपर नहीं जा रही है
और तेल की बढ़ी हुई कीमतें, घटी हुई कीमतों के बाद भी महंगाई दर 12% पे रहती थी। ये फर्क है। हमारी सरकार ने महंगाई के ऊपर लगाम लगाई है। एक टेम्परेरी फेज चाहे ईरान। चलिए इस पर मैं बातचीत करूंगा। चलिए बातचीत करूंगा और राजीव त्यागी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं सीधे विवेक अवस्थी जी के पास रुख करूंगा और जानूंगा कि क्या जो मुद्दे हैं उन पर बोलेंगे पीएम मोदी, तेल की बढ़ती कीमतों पर क्या वो बोलेंगे, SC/ST एक्ट को लेकर जो कुछ विरोध है उस पर क्या बोलेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। 19 चुनाव की तैयारी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा बीजेपी का, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक लाइन तय कर दी जाएगी कि आखिरकार बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी समापन भाषण में इसका ऐलान भी कर देंगे। सारे मेहमान मेरे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं इस हिस्से में, क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस की बातें हो चुकी हैं। तेल की बढ़ती कीमतें हैं, SC/ST एक्ट को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, आप मानते हैं कि हाल फिलहाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण में बोलेंगे, इनका जिक्र होगा? देखिए, बोलेंगे तो वही जो अभी तक जिन लाइन्स पे बातें हो रही हैं, उसके अलावा मुझे उससे लगता नहीं उसके अलग कुछ बोलेंगे। लेकिन मेरा यहाँ सवाल दोनों लोगों से, दोनों राजीव जी हमारे जो बैठे हैं उनसे एक सवाल है। पहला मैं राजीव जेटली साहब से पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने SC/ST एक्ट का खुल के मुखर हुए उसके बारे में बोला है। मैं उनको कोट करूंगा, पीपल आर बीइंग इम्प्लीकेटेड इन फॉल्स केसेस, द एक्ट इज बीइंग मिसयूज्ड एंड इट्स लीडिंग टू सीरियस सोशल टेंशन. Since all parties had passed the bill unanimously, all of them should reconsider making changes in the act. Adding that his views was based on grassroots feedback and should not be seen against a campaign against the SC/ST Act or inconsistent with BJP's position. दूसरी बात, अभी आप सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं किस तरह इसका विरोध हो रहा है, सवर्ण आपके खिलाफ जा रहा है। पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और यही सवाल मैं राजीव त्यागी साहब से पूछना चाहूंगा बाद में। देखिए, एक बात तो आपने स्पष्ट कर दी कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ था, और कानून वही है, उसका दुरुपयोग ना हो यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। कानून का दुरुपयोग अगर ये अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कम से कम वो दलितों का उत्थान नहीं करना चाहता। कानून का दुरुपयोग करके वो न सवर्णों का उत्थान करना चाहता है, वो दलितों का उत्थान करना चाहता है। जो दूरियां लोगों के बीच में मिटनी चाहिए, उन दूरियों के अंदर और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमने अधिकार, जो एक सख्त कानून SC/ST एक्ट जिसे कहते हैं, जो दलित समाज को दिया है, उस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कहा था ना, प्रावधान दिया था, एक आदेश दिया था, उसके खिलाफ आप बिल लेकर आए, पास कराया, कानून में संशोधन किया। हमारी राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी, केंद्र सरकार भी इस बात के ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग करेगी कि इस कानून का दुरुपयोग कम से कम जमीनी स्तर पर राजनीतिक सर्वाइवल के लिए नहीं होना चाहिए। तो कैसे मैं आपको बता रहा हूं ये अधिकार दिए जाते हैं। आप छोटी सी बात सुनिए, लगभग 2-3 साल से आपने एक परंपरा देखी होगी, आजकल नाम लेकर नहीं बुलाया जाता किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, आजकल दलित कहकर बुलाया जाता है। हम कहते हैं कि हमारे भारत के निवासी हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदू हैं और सब एक हैं। लेकिन किसी भी डिबेट में जब भी कोई नाम लिया जाता है तो दलित शब्द साथ में जोड़ा जाता है। वो अपने आप में दर्शाता है कि एक भेदभाव पैदा करना, बार बार इस चीज के ऊपर टारगेट करना। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी तक मैं कल भी एक दलित चिंतक से पूछ रहा था कि एक हरियाणा के अंदर रोहतक में दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, और वो जब FIR लिखवाने के लिए गई तो उसकी FIR नहीं लिखी गई, अंत में उस दलित बच्ची को आत्महत्या कर लेनी पड़ी। ना किसी दलित चिंतक ने इस बात को उठाया, न कांग्रेस पार्टी अपने नारों में इस बात को उठाती है। राहुल गांधी जी को कोई फोन आया कि हरियाणा में, दिल्ली के लगभग सटा हुआ इलाका, दो परिवार, दो पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो गई। किसी ने बताया वहां पे एक दलित है, दूसरा दूसरी जाति से है। राहुल गांधी जी गाड़ी उठाकर वहां पहुंच गए। आज अगर उसका निर्णय देखेंगे कि क्या निकला, तो यह निकला कि दो परिवारों के आपस के झगड़े को राहुल गांधी जी ने अपनी गंदी राजनीति का रूप दिया। उसे कहा कि दलित के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। उसी दलित समाज ने बोला खुद बाहर निकल के, ये हमारा दलित और उच्च वर्ग का मामला नहीं था, ये हमारी आपसी झगड़ा था। तो आप देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक पार्टी का दुरुपयोग कैसे रुके? सवाल था कि दुरुपयोग कैसे रुके?
अब किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा राजीव जी। इस SC ST एक्ट के नाम पर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी को। जिस दलित शब्द से आपको पांडे अभी जी, इतना परहेज हो रहा था, I वो request दलित you, शब्द आप I 8 would बार like to पिछले- stop you. पिछले एक Please, हफ्ते I में आपके request बोल you. चुके हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि 4 साल से बोला जा रहा है, मैं इसलिए बोला कि 4 साल से बोला जा रहा है। मैं पहली बार बताना चाहता हूं उनको उनके अधिकार और अधिकारों के साथ जो भी कानून दिया गया उसका दुरुपयोग ना 4 करें। साल से आपकी सरकार थी। त्यागी जी, मैं आपके पास विवेक अवस्थी जी ने जो सवाल किया था आपसे और साथ ही जो जेटली जी ने कहा, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, जेटली जी ने पूरी इस डिबेट में अभी तक झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया और झूठ की परंपरा वो मोदी जी से सीख रहे हैं। देखिए, मैं आपके सच की तारीफ करता हूं कि आपने कहा राहुल गांधी हमारे लीडर नहीं होंगे। मैं आपके सच को कबूल करता हूं। अब मैं आपको जो अपनी बात है उसको भी सच जाहिर करके दिखाऊंगा। जैसे सबूत के साथ उनको बोलने दीजिए। सच बोल दीजिए। जेटली जी को माइक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, त्यागी जी आप बोलिए, आपकी बारी। बोल दीजिए, कोई नहीं, आपकी बारी है। वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। बोलिए और झूठ बोलिए, और झूठ बोलिए ना। अब आगे बोलिए, आप झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे वो उसका नहीं, जेटली जी आप दायरे होते हैं जी। सभ्यता के कुछ दायरे होते हैं, उस दायरे में रहिए, नहीं तो मल्लम लगाना जानता हूं। झूठ को सच बताएंगे और सभ्यता की भी बात करेंगे। जेटली जी आपने बोला ना, बात हो गई। आपने बोला, अब उनकी बारी है, प्लीज। मल्लम लगाना जानता हूं, मल्लम आपके भी लगा दी जाएगा। मल्लम मेरे पास त्यागी जी, आप मेरे सवाल का जवाब देने। त्यागी जी, मेरे सवाल का जवाब आपके देने। लगा दी जाएगा। आप शांति से सुन लीजिए। पूरे देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि आपकी सरकार आने के बाद 2014 के बाद हर वर्ष दलितों पे उत्पीड़न बढ़े हैं, दलितों पे बलात्कार बढ़े हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे विगत 4 साल से आपकी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, यह आपकी सरकार का डाटा है। दलितों पे जिस तरह से गौरक्षकों ने और अन्य संस्थाओं ने आपकी आक्रमण करने का काम किया, उनकी खल उतारने का काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये आपकी सरकारों के दौरान हुआ है। जेटली साहब, तीसरी बात जो आपने बात कही, जो अगड़ों की बात पे आता हूं, अगड़ों को जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हरेन पांड्या जी मारे गए, गुजरात के बड़े नेता थे, ब्राह्मण नेता थे। मुरली मनोहर जोशी जी की आज क्या हाल है, आज कालराज मिश्रा जी का क्या हाल है, सुषमा स्वराज जी का क्या हाल है। जी की तो लाश आपने नहीं अंदर एंटर करने दी। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने से। क्या हाल है, देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री, एक परिवार का भाई हो गया, प्रधानमंत्री को दाई नहीं किया आपने। मोदी जी की उनको अपनी खोल रहा हूं, अपना पार्थिव शरीर अब बाहर आपने गेट के बाहर रखवा दिया। दर्द हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आपका डीएनए टेस्ट हो रहा है, सुनने वाला जी ने लेबोरेटरी में भेजा है, उसकी रिपोर्ट आएगी तब बताइएगा डीएनए का निकलता क्या है। नीयत की बात की थी मेरे मित्र, आपकी नीति और नीयत जो है बहुत स्पष्ट है। आप नाले में से गैस निकालते हो, आपका ये विजन है। हमारा विजन IIT-IIM है, हमारा विजन इसरो है, हमारा विजन नाले की गैस नहीं है। हम नौजवान से पकौड़े निकलवाते हैं जा रहे हैं नाले की गैस में। 4 सारे मीडिया ने दिखाया किस तरीके से 28 लाख लोगों ने अपने रोजगार का साधन बनाया नाले की गैस में। अभी तक हम तो कांग्रेस के ऊपर भी पाइप लगाएंगे तो हम उससे भी चाय बना सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी गंदगी है वहां से गैस जरूर निकलती है, उसको भी हम ईंधन का रूप में यूज कर सकते हैं। हम कांग्रेस के ऊपर भी पाइप लगा के ईंधन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। वो बोलते हैं जो खिस्चानी बिल्ली खंबा नोचे। जेटली जी, अब खंबा मत नोचिए, खंबा मत। मैं तो आपको सम्मान दे रहा हूं, किसी काम तो आएंगे आप। हम पाइप लगाएंगे, उससे गैस बनेगी, उससे 18,000 रूप में यूज होगा। 18,000 बिजली, 18,000 गांव में आपने बिजली पहुंचाई। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश में कितने गांव हैं? 6,40,000 गांव है मेरे मित्र। आपने 4,000 की दर से प्रत्येक वर्ष बिजली पहुंचाई, हमने 9,000 गांव की प्रत्येक वर्ष की दर से हमने बिजली बढ़ाने का काम किया। इसमें अटल जी का भी कार्यकाल है, इसमें देवेगौड़ा जी का भी कार्यकाल है, इसमें चौधरी चरण सिंह जी का भी कार्यकाल है, इसमें राजीव जी का भी कार्यकाल है, इंदिरा जी का भी कार्यकाल है, नेहरू जी का भी कार्यकाल है। त्यागी, मतलब मुद्दों की बात नहीं होगी, अब आपको जाकर अटक गए, गैस पर जाकर अटक गए। विवेक अवस्थी जी ने एक सवाल किया था आपसे। विवेक अवस्थी जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक सवाल किया था आपसे, SC ST एक्ट पर आप किसके साथ हैं? क्या स्टैंड है आपका? बहुत स्पष्ट कर देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है विवेक अवस्थी जी का। सन 1989 सितंबर से SC ST एक्ट पूरे देश में लागू है। हमने कभी भी 1989 से लेकर के 2014 तक कभी भी इस तरह की आवाजें नहीं उठी। ये आवाजें क्यों उठी? इसलिए उठी, पहले दुरुपयोग नहीं हुए थे, पाटीदार को त्यागी जी पहले दुरुपयोग नहीं हुए थे, लड़वाते हो, हरियाणा में जाट को नॉन जाट से लड़वाते हो, महाराष्ट्र में
मराठों को दलितों से लड़ाते हो, आप पूरे देश में पहले दुरुपयोग नहीं हुए थे 2014 से पहले आप पूरे देश में दलित के पूंछ में झाड़ू बांधते हो, दलित को पूंछ बनाकर झाड़ू बांधते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जब 89 से लेकर 2014 तक कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, अब दिक्कत क्यों हुई? दिक्कत क्या हुई? बहुत बड़ा पहले क्या करना पड़ता था, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। अरे वो तो मर जाते थे बेचारे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, नहीं माय डियर फ्रेंड, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। आप जब एनसीआरबी के जाकर कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार बढ़ा है, देश की सरकार का डाटा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, ये एनसीआरबी कहता है, एनसीआरबी कहता है कि महिलाओं के बलात्कार बढ़े हैं, ये एनसीआरबी कहता है। जी मैं आपके पास आता हूं, त्यागी जी मैं आपके पास आता हूं, जेटली जी मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन त्यागी जी अब एक सवाल रह गया जिसका जवाब नहीं मिला। क्या 2014 के पहले दुरुपयोग नहीं हुए थे? और दुरुपयोग के मामले बढ़े तभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया। आपने इस पर कुछ नहीं कहा। ईमान हमारे साथ बने हुए राजीव त्यागी जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, क्योंकि बात जो शुरू हुई थी वो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। राजीव त्यागी जी, आपसे स्टैंड पूछा गया था SC ST एक्ट पर जो मौजूदा स्थिति है, आपका स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? जो सवर्णों की चिंता है उस चिंता के साथ आप खड़े हैं, या फिर जो संशोधन हुआ, जो मौजूदा स्थिति है उसके साथ आप खड़े हैं? क्या पहले दुरुपयोग के मामले नहीं होते थे 2014 से पहले? देखिए, जैसे मैंने स्पष्ट कहा कि वर्ष 1989 से 2014 तक जिस तरह से SC ST एक्ट चला, वो निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं कि इतने मामले नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मामले होते थे कि नहीं? सरकार सबको भिड़ा रही है, जातीय विद्वेष कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे। आपने उन मामलों को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए लेकिन ये सरकार ने क्या कदम उठाया? मामला कोर्ट में गया था ना पिछले पहले के मामलों को लेकर, तभी तो कोर्ट ने यह फैसला दिया। कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया है, कांग्रेस सरकार ने, मैं बताता हूं, कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया, कभी जातीय विद्वेष नहीं फैलाया। आप याद करिए, महाराष्ट्र में मराठों को दलितों से लड़ाया गया, हरियाणा में जाटों को नॉन जाट से लड़ाया गया, आपके मध्य प्रदेश में किसानों की छाती पे गोली मारी गई, कापूस को आंध्र प्रदेश में अलग से लड़ाया गया, गुजरात में पाटीदार को नॉन पाटीदार से लड़ाया गया। मुझे मजा आ रहा है। देखिए, अब देखिए कैसे जलन पैदा हो रही है। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं वक्तव्य दे दूं। और रही बात ब्राह्मणों की या अगड़ों की, जो बात आप कह रहे हैं बहुत स्पष्ट। चलिए त्यागी जी, आंकड़ों की बात होगी, वक्त